स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। और आज हम हिंदी की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो हैं विराम चिन्ह। तो सबसे पहले आप विराम के बारे में जानो कि विराम क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं कि विराम क्या है, फिर जानेंगे कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। ठीक है ना। तो विराम का मतलब क्या होता है कि विराम का मतलब होता है ठहराव। क्या होता है बच्चे? ठहराव। पूरी वीडियो देखोगे, अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपके विराम चिन्ह एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो विराम का मतलब होता है ठहराव या रुकना अब ये ठहराव और रुकना कहाँ पे होता है ये चीज़ जानोगे। जब हम अपनी किसी बात को बोलते हैं तो बोलते बोलते हम कभी एक ज़्यादा टाइम के लिए रुकते हैं, कभी थोड़े से टाइम के लिए रुकते हैं, कभी थोड़े से थोड़े टाइम के लिए भी रुकते हैं, क्योंकि हमको सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ बात बोलते बोलते एकदम सांस लेने के लिए भी रुकते हैं। तो ये क्या है? हमारा ठहराव है। कोई अगर आप सपोज़ करो आप काम भी करते हो कोई, तो वहाँ भी आपका ब्रेक होता है, वहाँ भी ठहराव होता है। तो ऐसे ही हम कोई भी बात अगर दूसरे से करते हैं तो बात करते समय जो हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वो क्या होता है? विराम होता है। अच्छा, ये तो ही वर्बली आप बोल रहे हो, लेकिन जब आप बोले हुए वाक्य को लिखित रूप देते हो तो लिखित रूप के में आपने विराम को कैसे प्रदर्शित करोगे, उसके लिए कुछ चिन्ह हैं। उन चिन्हों से आपको पता लगता है कि ये जो विराम चिन्ह लगाया है ये इस सेंटेंस क्या बताता है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, क्या अर्थ निकलता है। या तो आपने क्वेश्चन पूछा है तो आप क्या लगाओगे? आपने पूछा तुम कहाँ रहते हो, तो हमने वैसे ही बोल दिया, विराम चिन्ह नहीं लगाया। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन जब हम इसी को लिखेंगे कि तुम कहाँ रहते हो तो पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, वो हमारा क्या होगा? विराम चिन्ह होगा। लिखे हुए सेंटेंस को हमारे विराम चिन्ह ही बताएंगे कि ये क्या है, ये क्वेश्चन है या विस्मयादिबोधक है या आपका फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो विराम का मतलब समझ आया, ठहराव। और विराम चिन्ह जो आपके शब्दों को, जो आपके वाक्यों को लिखित रूप देते समय ये चिन्ह प्रदर्शित करे कि आपका जो वाक्य है वो कैसा है। ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ आई आपको कि विराम का मतलब ठहराव और जो चिन्ह है। अच्छा, ये चिन्ह दिए किसने हैं? इनके जो प्रतिपादक हैं वो हैं कामता प्रसाद। कामता प्रसाद जी ने ये चिन्ह दिए थे कि किसी भी वाक्य के पीछे ये चिन्ह लगेगा तब ये बताएगा कि ये आपका जो वाक्य था वो कैसा था। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ आई। अच्छा, अब क्या होता है कि जो विराम चिन्ह होते हैं वो हमारे कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ समझ आ गई आपको। विराम, ठहरना या ठहराव। अगर चिन्ह की बात आती है तो जब आप कहे हुए शब्दों को लिखित रूप देते हो अपने सेंटेंस को, तो वहाँ आपके जो विराम चिन्ह हैं वो आपको बताएंगे कि आपका जो सेंटेंस था वो कैसा था। ठीक है। अब देखते हैं कि विराम चिन्ह कितने होते हैं। तो विराम चिन्ह 15 या 16 कई होते हैं, उसमें तो आगे हम यहाँ पढ़ेंगे 15। ठीक है ना। सबसे पहला हमारा विराम चिन्ह जो होगा वो कौन सा होगा बेटा? पूर्ण विराम। सबसे पहला कौन सा है? पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है? ये होता है। ठीक है ना, पूर्ण विराम। इंग्लिश में भी ये सारे एज इट इज़ होते हैं, लेकिन सिर्फ इस विराम को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है ना। अब आपका सबसे पहला आया पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को आप इस चिन्ह से प्रदर्शित करोगे कि ये क्या है? आपका पूर्ण विराम का चिन्ह है। जब आप अपनी किसी कही हुई बात को कह के एकदम स्टॉप हो जाते हो, पूरा सेंटेंस आपने एक ही बार में बोल दिया, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो एक बार में ही बोल दिया, कहीं पॉज नहीं लिया, कहीं ठहराव नहीं आया इसमें, तो आपने क्या लगा दिया? पीछे फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है ना। दूसरा है आपका अर्ध विराम। दूसरा होगा आपका अर्ध विराम। अर्ध विराम को आप कैसे प्रदर्शित करोगे? इस तरह से। ठीक है। इसमें क्या है कि पूर्ण विराम में आपने पॉज नहीं लिया, यहाँ आप थोड़ी देर के लिए रुके। जब सेंटेंस बोलते समय, जब वाक्य बोलते समय आप थोड़ी देर के लिए रुके, वहाँ पर आपने ये फुल स्टॉप लगाया। ठीक है। अगर जैसे आपने कोई सेंटेंस आपको साथ साथ में आप एग्जाम्पल बोलते जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि झूठ बोलना
एक बड़ा दोष है, इससे बचकर रहिए। सेंटेंस बोला झूठ बोलना एक बड़ा दोष है, इससे बचकर रहिए। बड़ा दोष बता दिया लेकिन इससे बचकर रहिए। वहाँ बीच में क्या लगा दिया आपने, अर्धविराम लगा दिया। तो अर्धविराम का सबसे पहले आप चिन्ह देखते चलो, उसके बाद फिर हम डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। उसके नेक्स्ट आएगा आपका अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम। अब अल्प विराम को आप कैसे प्रदर्शित करते हो, ये देखो इस तरह से, सिर्फ एक ही नीचे को मिलेगा अल्प विराम। अल्प विराम में क्या है कि यहाँ आपका बिल्कुल ठहराव नहीं था, यहाँ आपका थोड़ा ठहराव था, यहाँ उससे भी कम ठहराव था। जैसे सीता, गीता, नीता सगी बहनें हैं, तो सीता कोमा गीता कोमा नीता सगी बहनें हैं। तो वहाँ आप क्या करें, आप बहुत ही अल्प समय के लिए रुके हो, एक लाइन में बोलते गए हो, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फोर्थ में प्रश्नवाचक। कौन सा, प्रश्नवाचक। अब यहाँ क्या आया बेटा, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह में आप प्रश्न पूछ रहे हो। तो प्रश्न जब पूछते हो, जब हम प्रश्न को लिखते हैं तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है ना। ये आप सबको समझ आ रहा होगा। पांचवा देख लेते हैं। पांचवा है आपका विस्मयादिबोधक या विस्मयवाचक। विस्मयवाचक अभी सिर्फ देखते जाओगे, उसके बाद फिर हम आपको एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये प्रश्नवाचक समझ आया, विस्मयवाचक समझ आया। जब आप कोई भी जैसे आपको खुशी प्रकट करनी है या शोक प्रकट करना है, या आपको मतलब किसी के बारे में कुछ ऐसे शब्द बोलने हैं जो आश्चर्यजनक हैं, तो वहाँ पर आपका एक्सक्लामेटरी ये साइन लगेगा, विस्मयवाचक चिन्ह, ठीक है ना। ये चीज़ समझ आई आपको। आगे देखते हो बेटा योजक चिन्ह। कौन सा, योजक। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कैसे लगाओगे, इस तरह से छोटी वाली डैश, ठीक है ना, योजक चिन्ह। अब ये कहाँ लगता है, जहाँ आपके समानार्थी या विपरीतार्थी जो शब्द होंगे उनके बीच में योजक चिन्ह लगेगा। जैसे रात दिन, माता पिता, बहन भाई, ये किसमें, ये द्वंद्व समास, जहाँ द्वंद्व समास होता है वहाँ पर योजक चिन्ह लगता है, ठीक है ना। द्वंद्व समास में आपने पढ़ा होगा कि योजक चिन्ह जहाँ पर आया वहाँ पर द्वंद्व समास जो है एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। सेवंथ देखिए निर्देशक चिन्ह। निर्देशक, अब निर्देशक चिन्ह में क्या है बेटे, जो आपकी योजक चिन्ह था ये छोटी डैश थी, लेकिन ये आपकी बड़ी डैश में आएगा, ठीक है, निर्देशक चिन्ह। अब इसमें क्या है कि किसी के कथन को आपने उद्धृत करना है, किसी के कथन को आपको कहना है कि उसके कथन को कहने के लिए आप क्या कहोगे कि विवेकानंद जी ने कहा था कि धर्म वह है जिसे हमारी अंतरात्मा नियोचित मानती है। विवेकानंद जी ने कहा, जैसे आपने कहा विवेकानंद जी ने कहा, आपने डैश लगाया कि धर्म वह है जिसे हमारी आत्मा नियोचित मानती है। बीच में किसी उनका कथन हमने कहना है, तो उनके कथन के आगे आपने निर्देशक चिन्ह लगाओगे, फिर उनके कथन को लिखोगे, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब देखो बेटा उद्धरण चिन्ह, 8th में उद्धरण चिन्ह। अब उद्धरण चिन्ह का जो साइन होगा, चिन्ह होगा, वो ऐसे होगा, आपने ब्रैकेट में बंद करना है। किसी के कथन को आपने ज्यों का त्यों कहना है, तो उस कथन को आपने ब्रैकेट में बंद करोगे, वो कौन सा चिन्ह होगा, आपका उद्धरण चिन्ह होगा। क्योंकि आपने जैसे कि तैसा कह दिया, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उनकी कोटेशन थी, और उनकी कोटेशन को क्या करोगे आप, ब्रैकेट में बंद कर दोगे, तो वहाँ कौन सा चिन्ह होगा, आपका उद्धरण चिन्ह, ठीक है। ये चीज़ समझ आई आपको। चलो आगे वाला देखते हैं। आगे कौन सा है बेटा, विवरण चिन्ह, इसको अवतरण चिन्ह भी कहते हैं, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। अब देखोगे विवरण चिन्ह, जैसे किसी के बारे में आपको विवरण करना है, तो वो डैश लगाने के बाद आप बताओगे, ये कौन सा है आपका विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में क्या है, जैसे आपने
के बताया कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप संज्ञा के भेद लिखने के बाद ये डैश लगाओगे, फिर वे संज्ञा के 3 भेद होते हैं, फिर डैश लगाओगे, फिर आपने एक एक करके व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इस तरह से, तो वहाँ आपका कौन सा साइन होगा, विवरण चिन्ह होगा। और इसके बाद बेटा 10th वाला देखेंगे वे कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। कोष्टक आपने पढ़े होंगे, मैथ में भी आपके कोष्टक होते हैं। कोष्टक चिन्ह देखो, कोष्टक बड़ा कोष्टक आता है, ठीक है, एक छोटा कोष्टक, ठीक, ये आपके कोष्टक होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग वाक्य पे अलग अलग कोष्टक लगाए जाते हैं, ठीक है ना। अगला देखो हंसपद, हंसपद, हंसपद भी कहते हैं और इसको त्रुटिपूर्वक हंसपद कह लो या त्रुटि पूरक। त्रुटि पूरक का मतलब क्या होता है, जहाँ आपकी गलती हो जाती है कुछ लिखने में, जैसे आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो और सेंटेंस लिखते हुए आपने कोई शब्द मिस कर दिया, तो आप इस तरह से चिन्ह लगाओगे, जैसे ये त्रुटि पूरक का चिन्ह ये हो गया, आप ऐसे चिन्ह लगाओगे, फिर अपने शब्द को लिख दोगे, तो इससे पता लग जाएगा कि जहाँ आपने कुछ छोड़ा था तो वो आपने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। 12th में देखो लाघव, 12th में देखोगे लाघव चिन्ह, संक्षेप में लिख देना किसी बात को, किसमें, संक्षेप में लिख देना। हाँ, तो ये देखिए अभी हम किस पे थे, लाघव पे थे। लाघव चिन्ह क्या होता है कि किसी भी बात को आपने छोटे में लिखना, मतलब आपको संक्षेप में लिख देना उस बात को। जैसे आपने पंडित लिखना होता है, तो पंडित आप कैसे लिखते हो, इस तरह से लिखते हो, लेकिन अगर आप किसी के नाम के आगे ऐसे लगाओगे तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका लाघव चिन्ह हो गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं उपविराम, ठीक है। उपविराम इस तरह से लगाओगे, आपको जब उपविराम लगाते हो तो वहाँ क्या होता है कि चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह की तरह ध्यान आकर्षित करने के लिए लगाया जाता है उपविराम, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लोप चिन्ह। लोप चिन्ह जैसे हम कोई काव्य में से पंक्तियाँ लेते हैं, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो उसमें थोड़ी सी लाइन हम लोप कर देते हैं, तो वहाँ पर लाइन शुरुआत से थोड़ा एक लाइन लिख दी, फिर बीच में आपने लोप कर दिया, फिर एक लास्ट वाली लाइन लिख दी, तो वहाँ क्या लगेगा, आपका लोप चिन्ह। फिर 15 आपका विशिष्टता बोधक, किसी भी शब्द, किसी भी पद या किसी भी पदबंध को अगर आप महत्व देते हो और उसको एक सिंगल ब्रैकेट में बंद कर देते हो, जैसे हमने लिखा सूर्यकांत त्रिपाठी, त्रिपाठी और निराला। अब ये इनका नाम था उपनाम, इसको क्या दिया, महत्व दिया, और इसको कॉमा में बंद कर दिया, सिंगल कॉमास में। तो ये क्या है आपका विशिष्टता बोधक, किसी भी पद या पदबंध या शब्द को आप क्या दे रहे हो, महत्व दे रहे हो, तो ये विशिष्टता बोधक आपका ये चिन्ह हो गया। तो इस तरह से आपने सारे विराम चिन्ह देखे और सबके आपके चिन्ह पता लग रहे हैं आपको, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण, विवरण, कोष्टक, हंस पद, त्रुटिपूर्वक, लाघव चिन्ह, उपविराम, लोप चिन्ह और विशिष्टता बोधक, ठीक है ना। तो ये सारी चिन्ह आपने पहचान में आ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी देखोगे आप, सबसे पहले पूर्ण विराम को देखते हैं, ठीक है ना। अब डिटेल में एग्जाम्पल के साथ देखते जाओगे कि पूर्ण विराम कब लगता है और कैसे वाक्यों में लगेगा, जहाँ वाक्य की समाप्ति हो, जहाँ वाक्य को बोलकर एक बार में ही आपने ब्रेक नहीं लेना है और वाक्य की समाप्ति हो जाए, वहाँ पर क्या लगता है आपका पूर्ण विराम, ठीक है। जैसे मैं खेलने जा रहा हूँ, तो यहाँ ठहराव नहीं था, एक बार में ही अपनी बात को समाप्त कर दिया। या मैं सदैव सत्य बोलता हूँ, तो यहाँ भी कोई ठहराव नहीं था। जहाँ ठहराव नहीं है, जहाँ वाक्य की समाप्ति एक बार में हो जाती है बिना ठहराव के, वहाँ क्या होता है बेटा, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को कैसे प्रदर्शित करते हो, इस तरह से। आगे देखोगे आप अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या है कि पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक, पूर्ण विराम से
कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक ठहराव हो, तो वहाँ कौन सा होगा बेटा? अर्ध विराम होगा। साइन ये लगेगा जैसे झूठ बोलना बड़ा दोष है और कॉमा लगाया और इससे बचकर रहिए, अर्ध विराम लगाया, इससे बचकर रहिए, उसके बाद में फुल स्टॉप। ठीक है ना। अगला देखोगे, देखते चलिए, इसमें कुछ नहीं है, बस समझते चलिए और आपको विराम चिन्हों की पहचान होनी चाहिए। आगे देखते हैं अपना अल्प विराम। अब लिखते समय अर्ध विराम से भी कम समय के लिए रुका जाए, अल्प समय के, अल्प मतलब बहुत कम देर के लिए ठहराव हो, वहाँ कौन सा विराम होगा? अल्प विराम। जैसे एग्जाम्पल क्या है? सीता, गीता, नीता एवं राधा सगी बहन है। तो जब सीता लिखोगे कॉमा लगाओगे, फिर गीता, फिर कॉमा, फिर राधा, तो इस तरह से ये कौन से विराम हो गए आपके? अल्प विराम, क्योंकि यहाँ पर अल्प समय के लिए रुका गया है, तो यहाँ कौन सा विराम था? अल्प विराम। ठीक है, तो अल्प विराम समझ आ गया आपको। आगे देखोगे प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह तो अपने आप ही बता देता है कि आपने कुछ प्रश्न पूछा है। ठीक है, जिस वाक्य द्वारा स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछा गया हो वहाँ कौन सा चिन्ह होगा? अगर आप आप खुद पूछते हो कि जैसे आप कहाँ रहते हो, तो क्या आपको बोलने से पता लगता है कि हमने कौन सा चिन्ह लगाया है? इतना पता लगता है कि आपने प्रश्न पूछा है। लेकिन जब हम इसी को लिखते हैं तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। आप कहाँ जा रहे हो? ठीक है, इस कविता के कवि कौन हैं? तो इस तरह से आपको ये 4 क्लियर हो गए, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है ना। अब इसके आगे जितने भी रहते हैं उन सबको क्लियर करते हैं। ओके, अगला देखोगे विस्मयवाचक चिन्ह। ठीक है, विस्मयवाचक चिन्ह क्या है? एक्सक्लेमेटरी क्या है कि जब आप किसी भी सेंटेंस में हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव आते हैं, वहाँ पर आपका कौन सा? विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है, जिसमें जो आपके भावों को व्यक्त करता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ओह कितनी गर्मी है। ठीक है ना, तो जहाँ आपका ओह के बाद क्या लगा? आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। हाय बेचारा कितना दुखी है, तो आपके जो सेंटेंस है आपका क्या व्यक्त कर रहा है? हर्ष, शोक, आश्चर्य या घृणा के जो भाव हैं वो जो व्यक्त कर रहा है, वो आपका ये वाला सेंटेंस बताएगा कि ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है या विस्मयादिबोधक आपका वाक्य था। ठीक है, अगला देखोगे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या है? जहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग समानार्थी या विपरीतार्थी शब्द युग्मों के बीच लगता है। जैसे आपने जो अपोजिट शब्द होते हैं, रात दिन, माता पिता, जैसे जैसे, ठीक है ना, जो आपके समानार्थी होंगे उनके बीच में लगेगा योजक चिन्ह, और जो विपरीतार्थी होंगे उनके बीच में योजक चिन्ह। और ये किस में हो जाए? द्वंद्व समास। ठीक है ना, तो ये चीज़ समझ आया, विस्मयादिबोधक समझ आया, योजक चिन्ह समझ आया। उसके बाद है आपका निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह में क्या है कि आपका जो योजक चिन्ह है उससे पड़ी लकीर बड़ी होती है, ये योजक चिन्ह आपका छोटा होगा, और आपका निर्देशक चिन्ह डैश बड़ी वाली होगी, और इसका प्रयोग किसी कथन से पहले या उदाहरण की ओर संकेत करता है। और जैसे कि आपने कोई कथन कहा, किसने कहा उसकी ओर संकेत करेगा। तो जैसे आपने कहा कि माँ कहती है, तो आपने क्या कौन सा चिन्ह लगाया? निर्देशक चिन्ह लगाया। किसने कहा? माँ ने। उसके आगे कि सदा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा चिन्ह लगा? निर्देशक चिन्ह, क्योंकि ये संकेत करता है जिसने वो वाक्य कहा है। ठीक है ना। आगे देखोगे विवरण चिन्ह। किसी बात का किसी उदाहरण या उत्तर अगली पंक्ति में देना है। आपने जो भी कोई बात है उसका आपने एग्जाम्पल देना, अगली पंक्ति में देना है, तो आपने नीचे क्या लिखोगे कि जैसे संज्ञा के भेद, आपने जैसे लिखा संज्ञा के भेद निम्नलिखित है, आपने लिख दिया संज्ञा के भेद निम्नलिखित है, जितने लिखे हुए हैं वो उसके भेद हैं। तो क्या हुआ? ये आपने जो उत्तर आंसर देना है उसका अगली पंक्ति में देना है, तो विवरण चिन्ह क्या लगा दिया आपने कि संज्ञा के भेद निम्नलिखित है, और यहाँ पर जो आपका ये लगेगी ये विवरण चिन्ह। ठीक है, फिर इसके आगे आप बताओगे। अगला देखोगे उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या है बच्चे? कि किसी की कही हुई बात को, किसी का जो कोटेशन होगा उसको एज इट इज़ आपको रखना है, तो आपने उसको किसमें, कौन से चिन्ह में बंद करोगे? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, किसी की कही बात को ज्यों का त्यों उन्हीं के शब्दों में उद्धत करना ही और उसको प्रदर्शित करेगा आपका उद्धरण चिन्ह। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो
ठीक है ना। ये जो नारे दिए थे, ये जो कोटेशन थी, तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगता है आपका, उद्धरण चिन्ह। जैसे आपने इनकी जो कोटेशन है इसमें ये यहाँ पर उद्धरण चिन्ह, ठीक है ना। तो ये समझ आया आपको, विस्मयवाचक, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कोष्टक चिन्ह। ठीक है, कोष्टक में आपके 3 तरह के कोष्टक होते हैं। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट, छोटा कोष्टक और मध्यम मीडियम। ठीक है ना, तो 3 तरह के आपके कोष्टक होते हैं। इसमें क्या है, कब लगते हैं कोष्टक, किसी अप्रचलित अथवा प्रचलित शब्द को स्पष्ट करने के लिए, किसी प्रचलित या अप्रचलित शब्द को स्पष्ट करने के लिए। जैसे आपने नंबरिंग डालनी होती है तो वहाँ पर क्या लगते हो, कोष्टक लगाते हो। ठीक है, 1 2 3 4 या कै ख ग या ABC इस तरह से डालते हो तो वहाँ क्या लगाते हो, कोष्टक लगाते हो। तो इस तरह से ये यहाँ पर यूज होगा आपका कोई भी प्रचलित या अप्रचलित शब्द को स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, ये कोष्टक चिन्ह समझ आया आपको। 3 तरह के कोष्टक हैं। अगला देखोगे हंसपद। हंसपद या त्रुटिपूर्वक, कोई भी वाक्य लिखते समय जब आपका कोई भी अंश छूट जाता है तो वहाँ पर क्या करोगे आप, ऐसा हंसपद लगाओगे और उसके बाद उसको ऊपर लिख दोगे। इससे पता चलता है कि ये हंसपद लगा हुआ है और छूटा हुआ जो अंश है वो ऊपर लिखा हुआ है। जैसे राणा प्रताप ने, यहाँ हंसपद लगाया, उसने क्या छूटा था, मुगल छूट गया तो के छक्के छुड़ा दिए। राणा प्रताप ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। तो ये क्या था आपका, जो छूटा था हंसपद लगा के और उसको कंप्लीट कर दिया। आगे देखोगे लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या है, किसी भी शब्द को आपने संक्षिप्त करके लिखना है कि वो अगले जो पढ़ने वाला है उसको ये समझ आए कि हाँ ये संक्षिप्त करके लिखा गया है। जैसे क्रम संख्या, आप क्रम संख्या को कभी आपने देखा है कि पूरी तरह से लिखा हुआ है, आपको इस तरह लिखा दिखाएगा क्रम संख्या, या कृपया पन्ना उलटिए। ठीक है, तो ये क्या था आपका, कौन सा चिन्ह है, ये कौन से चिन्ह है, ये लाघव चिन्ह, जहां आपने शब्दों को बिल्कुल संक्षिप्त में लिख दिया है। ठीक है ना, तो ये लाघव। अगला देखोगे सांकेतिक चिन्ह। इसका प्रयोग निर्देशक चिन्ह की तरह ही होता है। जैसे संकेत देना हो किसी के लिए, वो सांकेतिक चिन्ह आपको इस तरह से, ठीक है, आगे बताना होता है किसी बात को, तो वहाँ सांकेतिक चिन्ह। अगला देखोगे लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या है कि आपने एक स्टैंजा लिखा, उस स्टैंजा की जो कविता की पंक्तियाँ हैं इसकी पहली लाइन लिखी, बीच की 2 लाइन 3 लाइन छोड़ दी, फिर चौथी लाइन लिख दी। तो वहाँ कौन सी लाइन होती है आपकी, ऐसे डॉट करके लिख देते हैं। ये लाइन इस तरह से, ऐसे आपने पहली लाइन लिखी, कौन सी लाइन है यहाँ पे देखोगे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। तो ये कौन सा चिन्ह था आपका, लोप चिन्ह था। ठीक है ना, ये चीज़ समझ आई आपको। आगे देखोगे लास्ट में वशिष्ठता बोधक शब्द। जब किसी शब्द, पद या पदबंध को आप वशिष्ठता देते हो, मतलब महत्व देते हो उसको, तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह आता है आपका, विशिष्टता बोधक चिन्ह आता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सचमुच ही निराले थे, तो जो निराला शब्द था उसको क्या दिया था, वशिष्ठता दी थी। ठीक है, किसी के नाम के आगे अगर कोई वशिष्ठ शब्द लगता है तो वहाँ क्या हो जाता है आपका, वशिष्ठता बोधक चिन्ह लग जाता है। या तो आपने किसी शब्द को वशिष्ठता दी या वाक्य को, ठीक है, तो वहाँ पर वशिष्ठता बोधक चिन्ह। तो आई होप आपको ये सारे विराम चिन्ह अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।